तो सराउंडिंग क्या है भाई? सराउंडिंग को हम जान गए, हमने लास्ट क्लास में उसकी डेफिनेशन लिखी। सराउंडिंग को हम जान गए इस अंदाज से, सिस्टम को हम इस अंदाज से जान गए कि सिस्टम तो वो है जो पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड, हमारा डिटेल स्टडी के लिए ऑब्जर्व्ड एरिया है, यानी कि वो रीजन जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हमने नाम दिया सिस्टम का। अब सिस्टम से हटकर जितनी चीजें आउटर आपकी स्पेस में है वो सब क्या है? सराउंडिंग। क्या है वो सारी? मिसाल के तौर पे अगर मैं अर्थ को कंसिडर कर रहा हूँ, अर्थ को अगर मैं अपने पास कंसिडर करता हूँ एज अ सिस्टम, तो सराउंडिंग क्या है मुझे बताइए? सराउंडिंग क्या बनेगी? गैलेक्सी। पूरी गैलेक्सी हमारी कहलाएगी सराउंडिंग। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? अच्छा आइए, मैंने आपको जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था हमारे पास 3 अहम वर्ड्स हैं। वो 3 अहम वर्ड्स बेसिकली क्या है? एक सबसे पहला लफ्ज हमारे पास था सिस्टम, जिसको हमने सबसे पहले डिफाइन करा। फिर हमारे पास एक वर्ड था सराउंडिंग, जिसको हमने कल डिफाइन किया। और तीसरा एक अहम लफ्ज था जिसका नाम था स्टेट। क्या नाम था? स्टेट। तो स्टेट्स कितनी होती हैं, कोई बताएगा मुझे? मैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की स्टेट्स की। तो कितनी स्टेट्स होती हैं? कितनी होती हैं? 2। दो होती है। कौन कौन सी? दो होती है सर। कौन कौन सी स्टेट होती हैं बेटे? रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट स्टेट होती है और प्रोडक्ट स्टेट होती है। तो जरा इसको अल्फाज में हम इसको समझते हैं। एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। हया, हया जहरा, हया बेटा कल क्लास ली थी आपने? नहीं ली ना क्लास? आवाज नहीं आ रही मुझे हया तुम्हारी। नहीं ली थी ना, तो बेटा छुट्टियां क्यों कर रहे हो तुम लोग? समझ ही नहीं रहे हो बात को, छुट्टियां किए जा रहे हो लगातार। ख्याल करो इस चीज का, छुट्टियां नहीं करा करो बार बार। खैर, तो स्टेट हमारे पास 2, अच्छे अल्फाज में इसको समझाऊं तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो रिएक्टेंट कौन सी स्टेट कहलाएगी हमारी? इनिशियल। और प्रोडक्ट हमारी फाइनल स्टेट कहलाएगी। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, एक हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, वो हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या लिखा मैंने? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से मुराद, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को याद रखने का तरीका, इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंटेंसिव को आप याद कैसे रखेंगे? एज इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? आइए लिखते हैं जरा, स्टार्ट करूं लिखवाना? जी सर। लिखो, दीज आर द properties of the system. These are the properties of the system which are independent
which are independent of the amount of chemicals concerned. लिख लिया भाई यहां तक सबने? क्या लिखा हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ केमिकल्स कंसर्न. एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा इसकी. डेंसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आओ जरा समझते हैं. मैं मिसाल से बात करूं आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज को इस अंदाज से कंसिडर करते हैं, हम वाटर की बात करते हैं. चलो वाटर की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है? बता दो भाई. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? अगर मैं इसको बात करता हूं आपके पास कुछ किलोग्राम्स में, किसमें? किलोग्राम्स में. अगर मैं बात करता हूं, हमने 9th में अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर पढ़ा था ना डेंसिटी के बारे में. पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई? सर पढ़ा था. तो उस प्रैक्टिकल में डेंसिटी हमने निकाली थी, किस चीज की निकाली थी? बता दो भाई किस चीज की डेंसिटी निकालती? तुम लोग तो बिल्कुल ही फारिग चल रहे हो यार. देखो वाटर की नॉर्मल जो हम डेंसिटी कंसिडर करते हैं वो 3 पॉइंट, आपके पास जो है वो 1 पॉइंट समथिंग में कुछ डेंसिटी है वाटर की. सही है, 3 पॉइंट कह रहा हूँ मैं. 1 पॉइंट समथिंग में डेंसिटी है आपके पास वाटर की. बात समझ रहे हैं? अब ये जो डेंसिटी है, हम इस डेंसिटी को मैं ऐसे कहता हूं कि एक ग्लास पानी लिया मैंने, उस एक ग्लास पानी की डेंसिटी क्या होगी? वैल्यू है एक्चुअल 0.99. ये आ गई आपकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर की. फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक ग्लास पानी लिया, तो उस एक ग्लास पानी की डेंसिटी कितनी होगी? बता दो मुझे. 0.99 ही होगी एक ग्लास पानी की डेंसिटी. लेकिन अगर मैं एक ग्लास पानी की जगह 10 लीटर पानी लेता हूं तो अब बताओ इस पानी की डेंसिटी कितनी होगी? तो बताएगा मुझे? पानी की डेंसिटी क्या होगी? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? देखो जब एक ग्लास पानी की डेंसिटी 0.99 समथिंग है तो 10 लीटर पानी की डेंसिटी भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये डेंसिटी पानी की है. इट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट. मैं मिसाल देता हूं, आपने एक चुटकी नमक खाया, कैसा लगा आपको? नमकीन. आप एक पूरी बरनी नमक खा लीजिए, कैसा लगेगा आपको? नमकीन. ऐसा ही है? या आप कड़वा लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा, कुछ और लगने लगेगा? बताओ मुझे. ऐसा ही है सर.
तो बात यही तो है कि ये कुछ क्वांटिटीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती। एक ग्लास पानी की डेंसिटी भी वही होगी और 10 लीटर पानी की डेंसिटी भी वही होगी, क्योंकि सब्सटेंस तो पानी है ना, इसमें डिफरेंस थोड़ी आ रहा है। मैं मिसाल देता हूँ दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। भाई हर सब्सटेंस के अंदर से जो लाइट पास होती है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ऐसी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जब आपकी लाइट पास होती है तो वो लाइट के अंदर जो, हम इसको एक पर्टिकुलर लफ्ज में इस्तेमाल करूं कि जो बेंड आएगा, उस बेंडिंग को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई तेल के अंदर से जिस तरह से लाइट पास होगी, क्या पानी में से भी उसी तरह से लाइट पास होगी? बताइए। सेम होगा मामला या डिफरेंट होगा मामला? डिफरेंट होगा ना मामला। तो सब्सटेंस के बदल जाने से तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन अगर सब्सटेंस एक ग्लास पानी में से भी वही मामला होगा और 10 लीटर पानी में से भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो एक ग्लास का था, क्योंकि मटेरियल सेम है। और ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ रहे हैं आप ये मेरी? मैंने आगे लिखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। भाई एक आइस क्यूब है, वो एक ग्लास पानी है फॉर एग्जाम्पल, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एक ग्लास पानी का? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यार तुम लोग आज बिल्कुल भी सही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो क्लास में। कितना होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट? 80? 80 नहीं होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो मैं अगर कहता हूँ कि एक गिलास पानी को उबालना है तो उसके लिए भी टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं अगर कहूँ कि 10 लीटर पानी को उबालना है तो उसके लिए भी कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या टेम्परेचर बदला? क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ? क्या सब्सटेंस के बदल जाने से बॉइलिंग पॉइंट बदला? सब्सटेंस के अमाउंट के बदल जाने से क्या बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? बताओ भाई, नहीं फर्क पड़ा। नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मैंने कहा एक छोटी सी आइस क्यूब है मेरे हाथ में, इसका मेल्टिंग पॉइंट, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बड़ी बर्फ की सिल्ली है, एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बताइए? 0 डिग्री जीरो सेंटीग्रेड। डिग्री रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। वजह यह है कि अमाउंट के बढ़ जाने से इस प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा। ये थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जिसका नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करें भाई? जी सर। लिखिए, दीज आर द प्रॉपर्टीज, these are the properties of the system these are the properties of the system that depends upon the that depends upon the amount of the chemicals amounts of the chemicals concerned। लिख लिया?
सर। यस सर। amount of chemicals concerned. एग्जाम्पल में लिखो मास, मास, वॉल्यूम, मोल्स, इंटरनल एनर्जी, एक्सेट्रा। इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। लिख लिया यहां तक? यस सर। इस डेफिनेशन को पढ़ो जल्दी से और फिर मैं नाम नाम पुकारूंगा, मुझे बताना है सबने। और बिल्कुल शराफत के साथ माइक खोल लीजिएगा। स्टार्ट करें भाई? सबसे पहले अनम फातिमा। अनम। सर ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस पर डिपेंड करती हैं कि जितना अमाउंट ऑफ केमिकल है, और आगे पूरी थोड़ी डिफाइन किया आपने। जितना अमाउंट ऑफ केमिकल होता है उस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, हया, सैयदा हया जहरा। हया जोर से बोलो, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है। सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो केमिकल्स की डिपेंड। सही है, अमाउंट से डिपेंडेंस रखती हो। आगे चलते हैं। सिमरन, जी सर। कैसी हैं आप? खैरियत से? जल्दी जल्दी से समझा दीजिए डेफिनेशन। सर सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ केमिकल कंसर्न से। सही है। एग्जाम्पल समझा दो सिमरन जरा, कोई सी भी एक। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मोल, कोई सी भी एग्जाम्पल एक समझा दो। मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल समझाई हुई है सबको। सुमैया तुम बताओ, एग्जाम्पल समझाओ। सुमैया अली, तुम लोग मुझे लग रहा है आज पढ़ने के मूड में नहीं हो। मैंने कहा भाई कि मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, मोल्स, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, तमाम एनर्जीज आपकी डिपेंडेंट हैं अमाउंट के ऊपर। मैंने कल एग्जांपल जो तुम्हें दी थी कोयलों वाली, के 1 किलो कोयले और 10 किलो कोयले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। उन दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो मास का आ गया। वो 1 kg है और वो 10 kg है, सबसे बड़ा फर्क यही आ गया। दूसरा बड़ा फर्क उनके वॉल्यूम्स के अंदर आ गया। फिर तीसरा बड़ा फर्क उनके अंदर जो है वो एनर्जीज का आ गया।
चौथा बड़ा फर्क उनके नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आ गया, पांचवा बड़ा फर्क उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर आ गया, छठा उनकी इंथैल्पी के अंदर आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक भी हैं और ये डिपेंड कर रही होती है अमाउंट पे, डिपेंड कर रही होती है किस पे, अमाउंट पे। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? जी सर। जी सर। सही है। हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई जरा थर्मोडायनेमिक्स बताएगा किसे कहते हैं? मैंने पहली क्लास में समझाया था। नहीं, नहीं याद थर्मोडायनेमिक्स। जो कि बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के जो होते हैं। सही। स्टडी, बेसिकली इट्स एन स्टडी। एक स्टडी है जो बेस करती है प्रिंसिपल्स के कन्वर्जन्स के ऊपर। इसमें बात की जा रही है हीट। थर्म मतलब हीट है, डायनेमिक्स मतलब मोशन है, तो हीट की मूवमेंट, हीट की मोशन के ऊपर बात की जाती है। खैर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जाओ वहां पे हमने बात की थी। थर्मोडायनेमिक्स लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स एन स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन। यही वो लॉ है जिसके ऊपर रिलेटेबल बात हमने वहां लिखी थी। तो आओ जल्दी से इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखिए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड energy can neither be created nor be destroyed energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another form to another form of energy। लिख लिया सबने? जी सर। हमने जी लिखा सर। कि भैया एनर्जी फॉर्म ना, ऑफ एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने लिखा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना आप एनर्जी बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप उसे तबाह कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप इसे कन्वर्ट करते आए हैं, कर सकते हैं, करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कोई एग्जाम्पल देगा मुझे इस स्टेटमेंट की? सिमरन, दर्शना, अनम, हया। कन्वर्ट कर सकते हो मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में। एग्जाम्पल दो मुझे, एग्जाम्पल चाहिए। अनम, एग्जाम्पल। सर सर वो जो आपने पहले दी थी ट्रेन की इंजन वाली, क्या थी? मैं भूल गया। मैकेनिकल से हीट में कन्वर्ट हो रही थी, हीट से मैकेनिकल में अकलमंद, कन्वर्ट हो रही थी। हीट से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही थी, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और कोई एग्जांपल? सिमरन, सिमरन। एक तो इस लड़की के भी मुझे लग रहा है स्पीकर खराब हो गए, फोन वोन के, उसको भी आवाज आना बंद हो गई अब। सिमरन गायब हो जाती।
आवाज आ रही है भाई? जी सर। हाँ तो सिमरन, मैं जी आपसे सर। पूछ रहा था कि कमरे में पंखा चल रहा है आपके? है भाई? कमरे में पंखा चल रहा है जहाँ आप बैठी हुई है सिमरन? जी सर। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? जल्दी से सोच के बता दो। कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द ही अगर देखेंगे ना, तो बेतहाशा एनर्जीज हैं जिनको आप कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन एनर्जी बनती कभी भी नहीं है। बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर सिंपली जाकर कन्वर्ट हो जाती है। सुमैया, तुम लैपटॉप से यूज कर रही होगी, मुझे बताओ टाइम कितना रह गया हमारी मीटिंग एंड होने में? सर 7 minutes 30 seconds। सही है, 7 मिनट सेकेंड्स, गुड। अच्छा, मैं एक छोटी सी और अनाउंसमेंट कर दूं। मैं मतलब अनाउंसमेंट किया, तुम लोगों के सबके सजेशंस भी चाहिए इसके ऊपर। कल 4 बजे क्लास रख लूं? सर लाइट कभी कभार होती नहीं है तो उसका बस मसला होता है। आज गई थी लाइट? जी सर। अच्छा, मतलब रोज जा रही है। 4 बजे तो नहीं रख सकते, फिर संडे को चलते हैं, संडे को देखेंगे। चलो खैर, बात को कंप्लीट करते हैं हम अपनी। तो देखो, एनर्जी कभी भी कन्वर्ट, एनर्जी जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लंबी डेरिवेशन है जो कि अभी कराना फजूल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। चलो डेरिवेशन को, अभी हमारे पास टाइम काफी है। देखो भाई, एक हेडिंग डाल लो अपने पास, मैथमेटिकल डेरिवेशन की। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। सुमैया, जब मीटिंग एंड होने में 1 से 1.5 मिनट रह जाए बेटा, तो मुझे बता देना, हम रिज्वाइन करा लेंगे। सवाल आता है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर आपके पास पूछा जा रहा होता है कि आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बताइए। तो चलो जरा मैथमेटिकल डेरिवेशन की जानिब हम अपनी बात को लेकर चलते हैं कि हम इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इस स्टेटमेंट को अपने पास डिफाइन कर सकते हैं। कंसिडर करते हैं एक सिस्टम। लिखो एक लाइन, मैं चलो लिखता जाता हूं साथ साथ ही तुम्हारे पास। क्या लिखा मैंने? मैंने कहा कंसिडर अ सिस्टम विच इज इन स्टेट ए। एक ऐसा सिस्टम है जो मौजूद है स्टेट ए में, और जब वो स्टेट ए में मौजूद है तो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, जो उसके अंदर एनर्जी पाई जा रही है, जो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी को हमने नाम दिया E1 का। क्या नाम दिया हमने उसे? E1 का नाम दिया। आगे लिख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं इट चेंजेस इनटू स्टेट बी। पहले कौन सी स्टेट में था? ये स्टेट ए में था। उस वक्त इसकी एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी E1। फिर ये स्टेट बी में चेंज हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई E2। बात समझ रहे? मैं एग्जांपल दे देता हूँ इस सिस्टम की आपको। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे, आप नींद में थे, आप भूखे थे। जब भूखे थे आप, तो आपकी स्टेट थी ए।
उस वक्त आपके जिस्म में एनर्जी बहुत कम थी, इंटरनल यानी कि अंदरूनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इवन आपके पास बहुत कम थी। आपने नाश्ता कर लिया, यू हैव डन योर ब्रेकफास्ट, आपने उसके बाद आप आ गए स्टेट बी में, अब आप भूखे नहीं हैं, आपका पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टेट बी में आ गए, तो मुझे बताओ क्या एनर्जी में कोई चेंज आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। एनर्जी E1 थी, अब क्या हो गई E2। वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। नाश्ते में नेगेटिव वाला एस्पेक्ट नहीं है, हो सकता है कुछ जगहों पे नेगेटिव चेंज इस तरह से हो, आप घर में सुकून से बैठे हुए थे, आप थे स्टेट ए में, अच्छी खासी आपके अंदर एनर्जी थी E1 इंटरनल एनर्जी, आपको आपकी अम्मी ने कहा उठो और इस कमरे की झाड़ू लगाओ, आप अब सुकून की हालत से काम की हालत में आ गए, स्टेट ए से आप पहुंच गए स्टेट बी में, और स्टेट बी में अब आप काम कर रहे हैं एंड यू आर लूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आफ्टर दैट जब आप थक हार के बैठते हैं तो स्टेट बी में आप थक हार के बैठ चुके हैं और आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई E2। तो क्या एनर्जी में चेंज है जो आया वो पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया? नेगेटिव चेंज आया। आप यहां पर एक बात लिख के दिखा देंगे, द change in energy delta E is, डेल्टा ई कैसे निकलेगा? मैंने बताया था डेल्टा निकालने का तरीका, डेल्टा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, बताओ कैसे निकलेगा डेल्टा? E2 minus E1। दैट्स गुड, E2 माइनस E1। हम कैसे निकालते हैं चेंज? चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी कि E2 माइनस E1 करेंगे। यहां तक कॉपी डाउन करो जल्दी से फौरन। मैं इसकी स्टेट पहले समझा दूं, एक मिनट, ये लिखने से पहले मैं जरा स्टेट लिख दूं ताकि एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाए। हमने कहा ये था स्टेट ए में एंड इट हैज एन एनर्जी ऑफ E1, ये पहुंचा स्टेट बी में, इट विल गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज मीन टू बी द E2। E1 से कहां चला गया? E2। तो अब अगर E1 से E2 चला गया तो चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा E कैसे निकलेगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। बात यहां तक समझ में आई आपको मेरी? यस सर। चलो आगे बात करते हैं, जल्दी से इसको कॉपी डाउन करो। अब कुछ बात लिखने की है, अब जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो थोड़ी सी कम हो रही है, अब बात जो आ रही है वो लिखने की आ रही है, तो साथ साथ लिखते जाना मेरे, ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। स्टार्ट करूं लिखवाना? जी सर। Yes. लिखो ना, नाउ सपोज दैट, नाउ सपोज दैट the system, now suppose that the system while going to change, now suppose that the system